स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही मजेदार, शानदार और धमाकेदार। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो इस चैप्टर का बड़ा ही हॉट टॉपिक है, जैसे हम लोग बोलते हैं भैया ला शातेलिए का सिद्धांत या फिर नियम, इसका पार्ट 2। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपना कैसा हो चुका है भाई, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था और आज की जो क्लास है इसमें हम कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बिल्कुल अपना अभी एकदम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है ना कि हमने रासायनिक साम्यावस्था को जस्ट खत्म किया है और हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, तो भाई आयनिक साम्यावस्था की तरफ। बड़े ध्यान से देखिएगा बाबूजी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ा ही मजा आने वाला है। तो ध्यान से देख लेते हैं कि भाई अभी तक हमने कौन सी चीजें पढ़ ली हैं। चलो, पिछली कक्षा में हम कहां तक पहुंचे थे? पिछली कक्षा में हम कहां तक पहुंचे थे? अंतिम एपिसोड जो था उसमें हम लोग कहां तक पहुंचे थे वो हम देख लेते हैं। तो हमने ये जाना था कि भाई जो ला शातेलिए का नियम है, सिद्धांत है, वो बेसिकली क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने ये जाना था कि ला शातेलिए का नियम, राइट, ला शातेलिए का जो नियम है उसमें हमने कौन सी चीजें हुई थी इसके बारे में हमने जाना था। एक ऐसा नियम जिसका साम्यावस्था पे बहुत ज्यादा क्या पड़ता है भैया, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये जाना कि भाई ला शातेलिए का जो नियम है वो बेसिकली क्या है। ये थी पहली बात, राइट। अब आते हैं दूसरी वाली बात पर। हमने ये देखा था, ठीक है, हमने ये देखा था कि साम्यावस्था को, हमने ये जाना था कि भाई जो साम्यावस्था होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, मैं कह रहा हूं भाई साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी तो होंगे ना, वाले कारकों के बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें हमने ये जाना था कि सर देखो सांद्रता तो होती है। सांद्रता में यदि आप परिवर्तन करोगे तो भाई सीधी सी बात है कि साम्यावस्था जो होगी उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब वो सांद्रता आपके अभिकारक की हो या फिर उत्पाद की हो। चलो, और हमने क्या जाना था कि भाई ताप क्या होता है, ताप जिसके कारण साम्यावस्था पे असर पड़ता है। और एक और चीज, अरे दाब के कारण भी तो असर पड़ता है ना बाबू। दाब में यदि परिवर्तन करोगे तो उससे पक्का आपकी साम्यावस्था पर भी असर पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से यदि हम ध्यान से देखें तो हम ये जानेंगे कि यदि आप अक्रिय गैस मिलाते हो, यदि आप क्या मिलाते हो, अक्रिय गैस मिलाते हो, तो अक्रिय गैस के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम केमिस्ट्री में बड़ा ध्यान में रखते हैं, और वो क्या है आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो सांद्रता, ताप, दाब, अक्रिय गैस और उत्प्रेरक आपका जो है, बात समझ में आ गई। इनके मिलाने पर आपकी साम्यावस्था में होता है परिवर्तन। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ला शातेलिए का जो नियम है, क्या नाम है यार, इंग्लिश में बड़ा बढ़िया है पता है, ली शैटरलियस या फिर ली चैटरलियस। बात समझ में आ रही? पर हिंदी में ला शातेलिए। हो भैया, ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो ला शातेलिए का जो नियम है वो समझ लेते हैं। और पिछली क्लास में हमने ये सांद्रता वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो ये बेटा आपका पार्ट 1 था जिसको हम लोग देख चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा ये वाला एपिसोड, आप प्लीज जाकर देखिएगा, ठीक है। और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो भाई सेकंड पार्ट के बारे में। मतलब आज की क्लास में हम ताप का, दाब का, अक्रिय गैस का और उत्प्रेरक का साम्यावस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो। अब सवाल पैदा होता है कि सर थोड़ा सा एक बार ना गर्मा गर्म डेफिनेशन हो जाए ला शातेलिए के नियम की। सुनने में इतना भयंकर लगता है, कुछ बच्चों को उतना भयंकर पढ़ने में भी लगता है, पर एक्चुअली एकदम हलवा टॉपिक है। मतलब भयंकर ही हलवा टॉपिक है भैया। चलो पढ़ते हैं इसको, आओ।
होता क्या है वो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। आ जाओ, आप ये समझ लो कि हमको कुछ भी करके केसी की वैल्यू को नियत बनाए रखना है। ला शातेलिए का नियम यह कहता है कि यदि आप साम्यावस्था में छेड़खानी करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बाबू, यदि आप साम्यावस्था में छेड़खानी करेंगे तो जो केमिकल होगा वापस से अपने आप को वो साम्यावस्था में लेकर आ जाएगा। मतलब यदि आप साम्यावस्था में छेड़खानी करेंगे तो केसी में परिवर्तन होगा, और केसी में परिवर्तन नहीं होना चाहता है, इसको हम समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक अभिक्रिया है H2 और I2 और ये मिलकर बन रही है भाई 2HI। आपने कहा हाँ जी सर, अब अपन इसका केसी निकालते हैं। आ जाओ, अब हम इसका एक काम करते हैं भाई, केसी निकालते हैं। तो जब हम इसका केसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका HI इसकी घात 2 बटे उत्पाद बटे अभिकारक होता है भैया, ठीक है जी। चलो सांद्रता वाली बात से ही समझ लेते हैं इस कहानी को। तो ये इसका केसी था। आपने कहा हाँ सर। अब अचानक से हमने यदि अभिकारक बढ़ा दिया तो क्या होगा? चलो, हमने कहा कि भैया ये रिएक्शन अपनी चल रही है और इस एरो को अपन यहां से हटा देते हैं, और ये रिएक्शन अब जो है अपने इक्विलिब्रियम पे यानी कि साम्यावस्था पे बिल्कुल पहुंच चुकी है। अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितना अभिकारक आपका उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, एग्जैक्टली उतना ही उत्पाद जो है वो अभिकारक में क्या हो जाएगा भाई, परिवर्तित हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी, हम इसको इक्विलिब्रियम या फिर साम्यावस्था कहते हैं। आपने कहा हाँ जी सर। अब मैंने कहा कि भैया जिस डिब्बे के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन चल रही है, वहां पर मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन डाल देता हूं। केमिस्ट्री पढ़ रहे, जब तक थोड़ी बहुत खुरापात नहीं करेंगे मजा आने वाला है नहीं। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं हाइड्रोजन डाल देता हूं। मतलब ये कि हमने कहा यदि कोई अभिकारक, कोई भी क्या है भाई, अभिकारक है, तो मैं कह रहा हूं कि यदि कोई अभिकारक जैसे कि H2, मैंने कहा कि कोई अभिकारक जैसे कि H2 को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो भाई सीधी सी बात है कि H2 की जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी, तो Kc के मान में तो परिवर्तन आएगा ना रे भैया। जब ये वाला पार्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, जब आपके अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी तो Kc में भी क्या आएगा? आपने कहा सर परिवर्तन तो आएगा। सर अब तो खेल बिगड़ गया। ला शातेलिए का नियम बस ये कहता है कि Kc में परिवर्तन नहीं आ सकता, Kc अपने आप को फिर से एडजस्ट कर लेगा। बात समझ में आई? क्योंकि जब तक साम्यावस्था है तब तक Kc है, साम्यावस्था यदि नहीं है तो फिर वो QC है। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। बात समझ में? तो यदि हमने अभिकारक को बढ़ा दिया तो इस सिचुएशन में उत्पाद कहेगा अरे हम भी बढ़ेंगे, और उसी अनुपात में बढ़ेंगे कि वापस से अपने को कौन मिल जाए? Kc मिल जाए। बात समझ में? तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? ला शातेलिए का नियम कहते हैं। और इसको आप लिखोगे कैसे? तो वे सारे कारक जो किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पे प्रभाव डालते हैं, तो उन सारे कारकों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अभिक्रिया अपने आप को वापस से साम्यावस्था पर स्थापित कर लेती है, और यही सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है, या यही जो नियम है वो क्या कहलाता है? ला शातेलिए का नियम कहलाता है, ली शाटेलियस प्रिंसिपल कहलाता है। बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल। तो अब यहां पर क्या होगा? तो आपने कहा सर यदि अभिकारक को ही बढ़ा दिया गया तो Kc का मान कम हो जाएगा ना भैया, क्योंकि अभिकारक बढ़ाओगे, ठीक है, हर इसका कम होगा तो Kc का मान कम हो जाएगा। बात समझ में आई? Kc का मान कम हो जाएगा, तो वापस से साम्यावस्था को लाने के लिए उत्पाद भी अपने आप को बढ़ा लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? वापस 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 साम्यावस्था, वापस साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए, वापस से साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए बबू आप बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है, उत्पाद बढ़ जाएगा। रे बाबा, उत्पाद क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में? तो ये चीज है कि भैया जो भी आप छेड़खानी करोगे किसी भी साम्यावस्था से, उसका उल्टा होना है। उसका क्या होना है? उल्टा होना है। आपने कहा हमने अभिकारक बढ़ा दिया, तो रिएक्शन ने कहा अच्छा Kc के साथ छेड़खानी मेरे रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अभिकारक बढ़ाया ना, ठीक है, रिएक्शन अपना उत्पाद बढ़ा लेगी। रिएक्शन क्या करेगी? उत्पाद बढ़ा लेगी। इसका मतलब क्या होगा कि वापस से Kc आ जाएगा, फिर से एक Kc आपको मिल जाएगा।
क्लियर है कहानी। तो यदि कोई अभिकारक की मात्रा को बढ़ा देगा तो वापस से साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए उत्पाद जो है बेटा वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये जो सिचुएशन होती है इसी को हम कहते हैं लास्ट शातेलिए का नियम, और ये हमने अभी सांद्रता का प्रभाव देखा था साम्यावस्था पे, और पिछली जो कक्षा थी उसमें अपन ने यही वाली सारी जो कहानी है उसको पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम ये जानेंगे 4 चीजें, और कौन सी वो 4 चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया ताप, दाब, अक्रिय गैस और उत्प्रेरक जो होता है इन सब का हम असर देखने वाले हैं किस पर, ताप, दाब, अक्रिय गैसें और उत्प्रेरक जो होता है इन सब का हम असर देखने वाले हैं किस पर, तो बहुत ध्यान से देखिएगा साम्यावस्था पर। क्या आप इतना नोट करेंगे? आप बिल्कुल नोट करेंगे, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो अक्रिय गैस है इसके योग का क्या प्रभाव होता है। बात समझ में आ रही है? अक्रिय गैस जो है इसके योग का क्या प्रभाव होता है। अब अक्रिय गैस कैसी हो सकती है? ऐसी गैस, बात समझ में आ रही है, जो अभिकारक और उत्पाद दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे। ऐसी गैस जो अभिकारक और उत्पाद दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे, क्रियाशील ही ना हो, तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अक्रिय गैस बोल रहे हैं। बहुत मजेदार बात। चलो भैया ठीक है, तो हमने कहा कि यदि आप देखो 2 सिचुएशन पे इसको आपको निकालना है, अक्रिय गैस के योग के प्रभाव को, ठीक है। सवाल क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अक्रिय गैस का साम्यावस्था पे प्रभाव डाल दो। यहां पर ऐसा बड़ा सा स्टार विस्टार बना दो, हीरो बन जाओ भाई, बिल्कुल बड़ा सा स्टार बना दो ऐसा। ये स्टार को यहां से उठा के यहां पे पटक दो। बस यही टॉपिक है अपन का आज का पहला टॉपिक। आओ रगड़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं क्या कह रहा हूं, अक्रिय गैस का साम्यावस्था पे प्रभाव पर प्रभाव जो है वो हम देखने वाले हैं। चलो भाई, अक्रिय गैस का प्रभाव। तो 2 सिचुएशन में हम अक्रिय गैस जो है उसको डालेंगे, नॉन रिएक्टिव जो गैस है उसको किसमें, जहां अपनी रिएक्शन हो रही है ना उस डिब्बे के अंदर डालेंगे। एक सिचुएशन है कि जब आयतन नियत रहेगा, और दूसरी सिचुएशन है कि जब दाब नियत रहेगा। तो ठीक है, अपन बीच में यहां पर एक बढ़िया वाली लाइन बना देते हैं। ये बना दी भैया बीच में एक तगड़ी वाली लाइन, और हमने कहा कि नियत आयतन पे, नियत छोड़ो ना यार, स्थिर आयतन पे अब आप बोलोगे सर स्थिर आयतन पे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये लो, इसका मतलब ये कि भाई एक डिब्बा आपने लिया, आयतन यदि स्थिर है इसका मतलब आपका क्लोज सिस्टम है, आपका जो है बंद निकाय है। अब इसके अंदर ऑलरेडी एक रिएक्शन चल रही है जिसमें एक ये वाली गैस है, एक ये वाली गैस है, एक ये वाली गैस है, एक ये वाली गैस हो गई और एक जो है वो ये वाली गैस हो गई, येलो कलर से बेटा जो आपको दिख रही होगी। और आपने एक अक्रिय गैस इसमें डाल दी, तो अक्रिय गैस को अपन कैसे डालेंगे यार, गुलाबी वाली डालते हैं। तो ये अक्रिय गैस आपने डाल दी, बहुत ध्यान से देखना बेटा, लिख देता हूं मैं। तो यहां पर आपने एक गुलाबी वाली जो है, पिंक वाली जो है वो अक्रिय गैस है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि बताओ बाबू, ये जो आपने नॉन रिएक्टिव गैस या अक्रिय गैस है इसको आपने मिलाया है स्थिर आयतन पे, तो साम्यावस्था पे क्या असर होगा? बात समझ में आ गई। तो आयतन यदि आपका स्थिर है तो दाब में परिवर्तन आएगा, कुल दाब में परिवर्तन आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुल दाब में क्या आएगा भाई? परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। बोलो यस सर, कुल दाब जो है उसमें परिवर्तन आएगा। सही बात है रे भैया, कि आयतन यदि आपका स्थिर हो गया तो कुल दाब जो होगा उसमें क्या चीज आएगी? तो आपने कहा सर परिवर्तन आएगा। चलो बहुत सही, पर क्या इससे साम्यावस्था पे असर पड़ेगा? तो ध्यान से देखेंगे, इससे साम्यावस्था पे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी जो गैसें यहां पर रिएक्शन कर रही थी आपस में, अक्रिय गैस नहीं, अभिकारक की जो गैसें आपस में रिएक्शन कर रही थी, बात समझ में आ रही है, उनके आंशिक दाब में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि अक्रिय गैस को यदि आप स्थिर आयतन पर मिलाते हो, इसको पूरा भी लिख देते हैं अपन, रुको, स्थिर आयतन पर मिलाने पर तो मैं क्या कह रहा हूं भैया, अक्रिय गैस को स्थिर आयतन पर मिलाने पर
कुल दाब में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, पर साम्यावस्था पे इसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहां पर अब लिख देता हूं, हम एक और चीज कर सकते हैं बेटा, जो अपना पीला वाला है और जो अपनी सफेद वाला है, यार सफेद वाले को कैसे बनाऊं, ये वाली गैस, ये हमारे अभिकारक है जो आपस में क्या कर रहे हैं भाई, रिएक्शन कर रहे हैं। आपने बाहर से इसमें क्या डाल दी भाई, अक्रिय गैस डाल दी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्रिय गैस को जब आप साम्यावस्था पर मिलाते हो, और सिचुएशन आपने क्या रखी है कि भाई स्थिर आयतन, आपने कहा कि सर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो साम्यावस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप जितनी अक्रिय गैस मिला लें, तो साम्यावस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रुको ना, नहीं पड़ेगा। साम्यावस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस खेल खत्म। बात समझ में आ गई। अब हमने सिचुएशन बनाई कि सुनो एक काम करते हैं, दूसरी सिचुएशन लेते हैं भैया, दूसरी सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन क्या है, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर प्रभाव। तो इसको लिखोगे कैसे, देखो ये तो आपने देख लिया, अब आप इसको यहां पर लिख दो। यदि आयतन स्थिर रखते हैं और एक अक्रिय गैस, जैसे कि कोई भी ले लो यार, आर्गन ले लो आप, नियॉन ले लो आप, हीलियम ले लो आप, यदि आप इसको मिलाते हो किसी भी डिब्बे के अंदर जहां अभिक्रिया चल रही है, तो साम्यावस्था जो है वो कैसी होती है बाबू, अपरिवर्तित रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी की, जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मोलर सांद्रता में या दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भाई आंशिक दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, कुल दाब में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो अभिक्रिया के भागफल में परिवर्तन, अभिक्रिया के भागफल में परिवर्तन केवल तभी होता है जब मिलाई गई गैस अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक या फिर उत्पाद हो। तो भैया सीधी बात यह कि आप यदि ऐसी गैस को मिलाओगे जो रिएक्शन ही नहीं करती है, बात समझ में आ रही है, तो उस सिचुएशन में कोई असर नहीं पड़ेगा किस पर, इक्विलिब्रियम या फिर साम्यावस्था पे। नोट कर लेंगे, ये तो पहली बात थी। अब आते हैं हम दूसरी वाली बात पे, स्थिर दाब पर क्या प्रभाव डालती है आपकी अक्रिय गैस। तो अब यदि स्थिर दाब है, इसका मतलब भाई सीधी सी बात है कि आयतन में परिवर्तन होगा ना, आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप यदि दाब स्थिर रखना चाहते हो और यदि आपने एक अक्रिय गैस को मिलाया है, राइट, तो आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, आयतन जो है वो बढ़ जाएगा अक्रिय गैस मिलाने पर। लिख देते हैं इसको भी हम, अक्रिय गैस मिलाने पर, मैंने कहा अक्रिय गैस मिलाने पर यदि दाब कैसा है, बहुत ध्यान से देखना, स्थिर है बेटा, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन बढ़ जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आयतन जो है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आयतन के बढ़ने से जो भी आपके अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी प्रति इकाई आयतन में, आयतन के बढ़ने से जो भी आपके अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो स्थिर दाब पर अक्रिय गैस का होता है प्रभाव, कैसे होता है समझते हैं। पहले आप ये वाला पार्ट लिखिए और एक बार अपने से ट्राई तो करो, ये वाला पार्ट एक बार जस्ट ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने ट्राई कर लिया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप बड़े ध्यान से सुनना, सारी कहानी सीधे खोपड़ी में जाकर सेट होगी। हमने कहा भाई अक्रिय गैस मिलाया तो आयतन तो बढ़ गया ना, आयतन यदि बढ़ गया मतलब अब क्या होगा, देखो पहले मान लेते हैं कि आयतन जो था वो किसी डिब्बे के अंदर भाई इतना था, अब हमने अक्रिय गैस मिला दी, अब आयतन जो है वो बढ़कर ज्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा कि प्रति मोल आयतन में जो अणुओं की संख्या है, बात समझ में आ रही है, प्रति इकाई आयतन में जो अणुओं की संख्या है वो कम हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इससे होगा क्या, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं कि भाई इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। और इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसके कारण प्रति इकाई
आयतन में मोलों की संख्या गैस के, पूरा लिख देते हैं, गैस के मोलों की जो संख्या है, राइट, गैस के मोलों की जो भी संख्या है प्रति इकाई आयतन में, गैस के मोलों की संख्या कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट शैतेरिय का सिद्धांत ये कहता है कि भैया कोई चीज यदि कम कर हो रही है तो उसको बढ़ाना है, कोई चीज यदि बढ़ रही है तो उसको कम करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मतलब बैलेंस बना रहना चाहिए। आप बैलेंस को यदि क्या करोगे, राइट, आप यदि कोई भी चीज बैलेंस बनी हुई थी उसके साथ आप छेड़खानी करोगे तो वो अपने आप को फिर से बैलेंस कर लेगा। इसी को तो अपन साम्यावस्था कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भैया प्रति इकाई आयतन में गैस के मोलों की जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, यदि हम क्या करते हैं, अतिरिक्त गैस उसमें मिलाते हैं। तो कब? तो भाई स्थिर दाब पर। तो अब देखो, ध्यान से देखो, अभिक्रिया क्या करेगी? अपने मोलों की संख्या बढ़ाएगी। आयतन तो कम नहीं कर सकती ना, आयतन तो बढ़ गया, तो अभिक्रिया क्या करेगी? अपने मोलों की संख्या बढ़ाएगी। तो मोलों की संख्या बढ़ाएगी। अब इसमें दो केसेस आते हैं कि भैया कुछ ऐसी रिएक्शन है जहां पर मोलों की संख्या अभिकारक की ज्यादा होती है, और कुछ ऐसी रिएक्शंस है जहां पर मोलों की संख्या उत्पाद जो है उसकी कैसी होती है? भाई ज्यादा होती है। हम दोनों उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली बात बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, इसी में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि प्रति इकाई आयतन में बाबू गैस के मोलों की जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी? तो भैया कम हो जाएगी। चलो आ जाओ, निपटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आइए भैया, आइए 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 आइए, बनाते हैं माहौल। ये लो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर बात समझ में? स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर जब, ठीक है, मोलों की संख्या उत्पाद की ज्यादा हो, मोलों की संख्या अभिकारक से, दो ही तो सिचुएशन होगी ना। हाँ जी सर, और दूसरा वाला भी लिख ही लेते हैं, मतलब काहे घबराना, सब कुछ एकदम अपन चकाचक लेकर चल रहे हैं। चलो, तो स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस मिलाने पर, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर, ठीक है, हम देख रहे हैं कि साम्यावस्था में क्या परिवर्तन आएगा। और उसके लिए अब इस बार सिचुएशन हम ले रहे हैं कि N जो आपके उत्पाद हैं वो कम है N अभिकारक से। चलो, ये बन गई अभी अपनी सिचुएशन, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि ये दो सिचुएशंस को लेकर हम काम करेंगे, क्योंकि जब भी आपने एक अक्रिय गैस मिलाई है तो उससे आयतन के बढ़ने से प्रति इकाई आयतन में जो मोलों की संख्या है वो कैसी हो गई है? कम हो गई है। तो मोलों की संख्या प्रति इकाई आयतन में कम हो गई है, तो साम्यावस्था अपने आप को वापस से प्राप्त करने के लिए उन मोलों की संख्या को बढ़ाएगा। और उसके लिए दो अलग अलग यहां पर केसेस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये पहले वाले केस के लिए उदाहरण लेते हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें उत्पाद ज्यादा और अभिकारक कम है? ये वाला उदाहरण है। चलो, मैंने कहा भाई PCl5 है, ये साम्यावस्था बना रहा है PCl3 और Cl2 के साथ में। और दूसरा वाला एक उदाहरण लेते हैं जिसमें मोलों की संख्या को कम करना है अपने को, और ये गैसी ही होना चाहिए। तो क्या मैं नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड से खेल सकता हूं? हाँ, या मैं सल्फर के ऑक्साइड से भी खेल सकता हूं कि SO2 के साथ में हमने O2 मिलाया, राइट, और हमें कौन सी चीज मिल रही है? तो भाई हमें SO3 मिल रहा है। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हमने इसको बैलेंस किया और हमने भी इसको बैलेंस किया। अब ये टोटली बैलेंस्ड है, राइट। तो दोनों ही रिएक्शंस हमारी बैलेंस्ड है और दोनों ही हमारी अब साम्यावस्था पर है। दोनों ही रिएक्शंस हमारी बैलेंस्ड है और दोनों ही अपनी साम्यावस्था पर है, पर एक में उत्पाद के मोलों की संख्या ज्यादा और एक में अभिकारक की। इतना नोट कीजिए, मजा आने वाला है। चलिए भैया, तो मजेदार बात क्यों है? बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों ही उदाहरण जो है वो अपने आप में अलग अलग हैं। इस वाले उदाहरण में उत्पाद जो है उसके मोलों की संख्या ज्यादा है, और यदि दूसरा वाला पार्ट आप देखते हैं तो उसपे अभिकारक के मोलों की संख्या कैसी है? भाई ज्यादा है। अब अक्रिय गैस आपने मिलाया है तो उससे बेसिकली हुआ क्या है कि प्रति इकाई आयतन में मोलों की जो संख्या है वो कैसी हो गई है? भाई कम हो गई है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने गैस मिलाई कुल आयतन बढ़ गया, प्रति इकाई आयतन में जो मोलों की संख्या है वो कैसी हो गई? कम हो गई है।
तो रिएक्शन बोलेगी बाबू नॉट टू वरी, हम ऐसा कुछ करते हैं कि मोलों की संख्या बढ़ जाए। तो साम्यावस्था पाने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि साम्यावस्था पाने के लिए साम्यावस्था पाने के लिए फिर से मोलों की संख्या उस दिशा में बढ़ेगी जहां पर मोलों की संख्या कैसी है भाई, ज्यादा है। तो साम्यावस्था पाने के लिए जहां मोलों की संख्या जो है वो कैसी है भैया, ज्यादा है। बहुत ध्यान से देखना, ज्यादा है। जहां मोलों की संख्या ज्यादा है उस तरफ अभिक्रिया जाएगी। दैट्स ऑल। तो अभिक्रिया तक लिख देता हूं, उसके बाद की कहानी तो आपको क्लियर ही है। तो जहां पर मोलों की संख्या ज्यादा है, रिएक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी और यहां पर जाकर जो खेल है वो कैसा हो गया, एकदम खत्म। वहां पर जाकर खेल जो है वो खत्म हो गया कि भैया जिस तरफ मोलों की संख्या ज्यादा है रिएक्शन उसी तरफ जाएगी। इसका मतलब यदि मोलों की संख्या यहां ज्यादा है तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्पाद में कुल मोल ज्यादा है तो अभिक्रिया उत्पाद की तरफ जाएगी। तो उत्पाद की तरफ जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो ज्यादा क्या बनेगा, तो भाई उत्पाद बनेगा। राइट। अब आप कह रहे हो कि सर वहां पर तो चलो काम चल गया, अब यहां पर आते हैं तो भाई सीधी सी बात है कि अभिकारक में मोल ज्यादा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि बाबूजी सुनिए, यहां पर जो अभिकारक है, अभिकारक में मोल कैसे हैं, तो भाई ज्यादा है। तो रिएक्शन बोलेगी अच्छा अभिकारक की तरफ मोल ज्यादा है, नॉट टू वरी, हम अभिकारक की तरफ चले जाएंगे। तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया जो है वो किस तरफ जाएगी, तो अभिक्रिया जो है वो अभिकारक की तरफ जाएगी, अभिकारक की तरफ जाएगी। दैट्स ऑल। अभिक्रिया जो है वो किसकी तरफ जाएगी, तो आपने कहा सर अभिकारक की तरफ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि भाई उत्पाद कम बनेगा और अभिकारक जो है उसकी तरफ इक्विलिब्रियम जो है वो झुक जाएगा। तो इसको अपन पूरा लिख देते हैं, बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इसको आप नोट कर लेंगे बेटा। अब आपने कहा सर एक ऐसे उदाहरण लेते हैं जिसमें मोलों की संख्या दोनों तरफ एक समान है, तो ऐसे में आप दाब बदल लो या फिर आप आयतन बदल लो, कोई परिवर्तन नहीं पड़ने वाला है। तो निश्चित दाब पर कब परिवर्तन होगा, जब आपके उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या के बराबर नहीं है। यदि उत्पाद के मोल ज्यादा हैं तो उत्पाद की तरफ रिएक्शन, यदि अभिकारक के मोल ज्यादा हैं तो अभिकारक की तरफ रिएक्शन, और यदि दोनों के मोलों की संख्या एक समान है तो रिएक्शन एकदम बीच में। सावधान सर, खेल खत्म। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, नोट करो रे बाबा। तो तीसरा वाला सिचुएशन भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि यदि n ऑफ उत्पाद बराबर है n ऑफ अभिकारक के। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि n ऑफ उत्पाद बराबर है n ऑफ अभिकारक के, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल भैया, खत्म हुआ खेला। ठीक है, तो साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आयतन के बदलने से, ठीक, सॉरी, दाब के बदलने से, बात समझ में आ रही है, दाब के बदलने से तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, उसको भी हमने देख लिया। ध्यान से देखो, दाब में परिवर्तन आया, आयतन यदि आपका नियत बना हुआ था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर यदि हम बात करते हैं दाब पर, स्थिर दाब यदि आपने रखा तो भाई आयतन परिवर्तन हुआ, और आयतन परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, प्रति इकाई आयतन में गैस के मोलों की संख्या कम हो गई। तो अब अपने को मोलों की संख्या बढ़ानी है, तो जिधर मोलों की संख्या ज्यादा होगी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी कहानी है, देख लो। तो साम्यावस्था के लिए जहां पर मोलों की संख्या ज्यादा होगी, रिएक्शन जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से
कि इस तरफ मोलों की संख्या ज्यादा थी तो उत्पाद की तरफ शिफ्ट हो गई, पर मैं इसके नीचे ऐसी वाली लाइन लगाऊंगा। इधर पर मोलों की संख्या ज्यादा थी तो भैया अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो गई। यहां पर आकर अपना खेला कैसा हो गया, खत्म। क्या आप इसको नोट करेंगे? जी हां, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। ठीक, पक्का। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो हमने अक्रिय गैसों के योग का प्रभाव देख लिया। अब हम बात करेंगे ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। और हमेशा की तरह भैया ला शातेलिए का नियम है। इसका मतलब जिस दिशा में आप छेड़खानी करोगे या जिस तरीके से आप छेड़खानी करोगे, बात समझ में आ रही है? मतलब यदि आप ताप बढ़ाओगे तो वो अपने आप ताप को कम करने की कोशिश करेगा, ताप यदि आप कम करोगे तो ताप बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दो चीजें बेटा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो होती हैं जिसमें डेलएच आपका नेगेटिव होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है और तापमान बढ़ता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए आप यदि तापमान बढ़ाते हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए आप यदि तापमान बढ़ाते हो तो साम्यावस्था स्थिरांक जो है वो कम हो जाता है। तो साम्यावस्था स्थिरांक कैसा हो जाता है भाई? कम हो जाता है। समझते हैं इन सारी कहानियों को, बात समझ में आई? सबसे पहले एक काम करते हैं, ताप परिवर्तन का प्रभाव के लिए हम यहां पर जो है एक बढ़िया वाली बात बना लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा कि कहानी बहुत मजेदार होने वाली, आ जाइए, ये लीजिए। फिर मैंने कहा कि भैया कहानी तो मजेदार करेंगे ही अपन। और बाबा बन जा, हाँ एकदम सेंटर में सेट करेंगे इसको अपन। ठीक है जी, चलिए। और यहां पर आप लिख देंगे ताप परिवर्तन। अब परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो तापमान को आप बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। तो आपने कहा सर ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो मैंने कहा भाई ताप परिवर्तन जो है उसका हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, प्रभाव देखने वाले हैं। दो सिचुएशन होगी, ताप बढ़ाने पर, ताप कम करने पर, दो ही सिचुएशन होगी। बात समझ में आ रही है? ताप बढ़ाने पर और ताप कम करने पर। तो हम एक काम करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पकड़ते हैं। अब ये ऊष्माक्षेपी के लिए भी होगा, बात समझ में आ रही है, और ऊष्माशोषी के लिए भी होगा। शोषी आएगा, शेषी नहीं आएगा यहां पे। बात समझ में आई? चलो, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों प्रकार की हमारे पास अभिक्रिया है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा वो देख लेते हैं, आ जाओ। तो मैंने पहली सिचुएशन लगाई ताप बढ़ाने पर। ठीक है, दोनों ही ताप परिवर्तन का प्रभाव हम देख लेते हैं, और हम नीचे एक और चीज लिख देते हैं कि भाई ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा रहे हो है ना, बहुत ध्यान से देखना, ताप बढ़ा रहे हो भैया। ठीक है, दो सिचुएशन है, एक है आपके पास ऊष्माक्षेपी और दूसरी सिचुएशन है भाई ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी की यदि आप बात करेंगे तो इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब यहां पर आपका जो डेलएच होता है वो नेगेटिव होता है। कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं कि यहां पर जो डेलएच होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, और यहां पर आपका जो जगह तो प्रॉपर है अपने पास डेलएच होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप ऊष्मा दे रहे हो, एंथैल्पी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक दो जो है यहां पर मुझे उदाहरण लेने पड़ेंगे, होंगे अपने पास पड़े कहीं ना कहीं उदाहरण। देखो ये वाला उदाहरण लेते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। N2 और H2 आपस में मिलकर जब अमोनिया बनाते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है जी, तो N2 के साथ में जब हमने H2 को मिलाया तो इस सिचुएशन में हमें कौन सी चीज मिली, तो भाई अमोनिया मिला। N2 के साथ में जब हमने H2 मिलाया तो उस सिचुएशन में हमको क्या मिला, अमोनिया मिला, और साथ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो डेल H जो था कितना निकला रे बाबा, तो 92.38 किलो जूल प्रति मोल के आसपास।
तो 92.38 किलो जूल प्रति मोल के आसपास ऊष्मा बाहर निकल गई। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से देखना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ले ली, ताप आपने बढ़ा दिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, बहुत आसान है इसको याद रखना। ला शातेलिए का राइट जो नियम है वो ये कहता है कि साम्यावस्था को जिस दिशा में आप छेड़ोगे, साम्यावस्था उसके विपरीत दिशा में अपने आप को बना लेगी। मतलब आप यदि उसको उत्पाद की तरफ लेकर जाना चाहोगे तो वो अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। आप यदि अभिकारक की तरफ लेकर जाना चाहोगे तो वो उत्पाद की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी कहानी। चलो भैया ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, बात समझ में आई? आपने कहा सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका मतलब ये कि ताप जो है ऊष्माक्षेपी, बहुत ध्यान से देखना, ऊष्माक्षेपी होने के कारण, ऊष्माक्षेपी होने के कारण ताप तो बढ़ ही रहा है ना भाई, ताप तो बढ़ ही रहा है। इस पर गौर फरमाइए कि भाई ताप तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है यार, ताप बढ़ ही रहा है, आप फिर ताप बढ़ा रहे हो। उसका मूड ऑफ हो गया, उसने कहा हम रिवर्स चलेंगे, हम ताप नहीं बढ़ने देंगे। तो मैं कह रहा हूं भैया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ताप तो बढ़ ही रहा है ना, और यदि हम और ताप बढ़ाते हैं तो, हम और ताप बढ़ाते हैं तो, ताप बढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण आपका कारण 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 कारण, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ताप तो बढ़ ही रहा है ना, हम यदि और ताप बढ़ाते हैं, मतलब हम बाहर से तापमान बढ़ा रहे हैं, ये तापमान तो बढ़ ही रहा है ना, ऊष्माक्षेपी तापमान, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी होने के कारण ताप तो बढ़ ही रहा है। हम और ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया क्या करेगी बताओ? अभिक्रिया उसका विरोध करेगी। यही तो ला शातेलिए का नियम है। अभिक्रिया क्या करेगी? बहुत ध्यान से देखिएगा तो भैया विरोध करेगी। तो हमने और ताप यदि बढ़ा दिया तो अभिक्रिया उसका विरोध करेगी और कहेगी जब मैं ऑलरेडी ताप बढ़ा रही हूं बाबू, सुनो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अभिक्रिया कहेगी जब मैं ऑलरेडी रिएक्शन होने के बाद तापमान बढ़ा रही हूं तो आप क्यों तापमान बाहर से बढ़ा रहे हो? हम अब देखो, उत्पाद की तरफ आने पर तापमान बढ़ रहा था, उत्पाद की तरफ आने पर तापमान बढ़ रहा था, तो अभिक्रिया कहेगी ऐसा थोड़ी होता है, हम खुद ही तापमान बढ़ा रहे हैं, आप भी तापमान बढ़ा रहे हो, नहीं, हम अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ताप तो पहले से ही बढ़ रहा था, यदि आप ताप और बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस तरफ चली जाएगी? तो भाई अभिकारक की तरफ चली जाएगी। तो किसकी तरफ? तो भैया अभिकारक की तरफ चली जाएगी। बस खत्म किया, अभिकारक की तरफ चली जाएगी, दैट्स ऑल। अभिकारक की तरफ मतलब भैया बाएं तरफ चली जाएगी, क्योंकि जब आप ताप बढ़ाओगे तो वो कम उत्पाद बनाएगी, क्योंकि उत्पाद के बढ़ने से ऑलरेडी तापमान जो है वो कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। हम यदि और तापमान बढ़ाते हैं तो उस सिचुएशन में अभिक्रिया कहेगी कि भैया सुनो, हम भी तापमान बढ़ा रहे थे, आप भी तापमान बढ़ा रहे हो, पर क्योंकि अब आप तापमान बढ़ा रहे हो इसलिए हम अपना तापमान कैसा करेंगे? कम बढ़ाएंगे, मतलब कम कर देंगे। तो कम कैसे होगा? उत्पाद के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, तो कम कैसे होगा? कम उत्पाद बनेगा, मतलब अभिकारक ज्यादा बनेगा। तो रिएक्शन जो है वो किस तरफ चली जाएगी? बहुत ध्यान से देखिएगा, अभिकारक की तरफ। तो यह आपने उदाहरण ले लिया। अब यदि हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, अब यदि हम बात करते हैं कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जैसे कि यही वाली आप ले लीजिए। मैंने कहा भैया 2NH3 है और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और ये यहां पर आपको ये मिलेगा और ये यहां पर N2 मिलेगा। भाई बेसिक चीज है कि अमोनिया अपने आप क्यों टूटेगा? अमोनिया को तोड़ने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। अमोनिया अपने आप टूटने वाला नहीं है बबुआ, इसको तोड़ने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। अब ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। अब इसके लिए यदि आप तापमान बढ़ाते हो, ऊष्माशोषी मतलब क्या होगा? देखो, ऊष्माशोषी मतलब अभिक्रिया के कारण तापमान कम होगा।
तो ताप बढ़ाने पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी है ना, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? बहुत ध्यान से देखिए, वहां पर किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी भाई? अभिकारक की तरफ। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया जो है उत्पाद की तरफ जाने की कोशिश करेगी, के तरफ जाएगी। बात समझ में आई? तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उत्पाद की तरफ जाएगी। वहां किसकी तरफ जा रही थी भाई? अभिकारक की तरफ। ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लेते हैं। देखो, जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी थी वो खुद ही ताप बढ़ा रही थी। ऊष्मा शोषी जो है वो ताप कम करती है। ऊष्मा शोषी जो है वो वातावरण से ऊष्मा लेती है, तापमान लेती है, हीट लेती है, और वो खुद अपना तापमान कम कर देती है भाई। अब आप यदि ताप बढ़ाओगे तो वो फिर अपना तापमान कम करने की कोशिश करेगी, और उसके लिए वो अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो बस ये दो चीजें आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है। अच्छा, ताप घटाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ताप यदि घटाओगे तो ये कैसा हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा। तो आप ये दोनों सिचुएशन याद रखें ताप बढ़ाने के लिए। ताप घटाएंगे तो वहां उत्पाद आ जाएगा और यहां पर अभिकारक आ जाएगा। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सी कहानी, नोट कर लो। चलो, पक्का? आपने कहा हां जी सर, हां जी सर, हां जी सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तापक्रम बढ़ाने पर साम्यावस्था बाईं ओर चली जाएगी, मतलब कि अभिकारक की तरफ चली जाएगी। भाई ये कौन सा ओर है? ये बाईं ओर है। और ये कौन सा है? तो भैया दाया है। दाया जो है वो क्या होता है? तो भाई उत्पाद होता है। बाया क्या होता है? तो आपको भी पता है सर, अभिकारक होता है। बस खत्म बात। दैट्स ऑल। एवं अमोनिया की साम्यावस्था सांद्रता कैसी हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज यदि अभिकारक की तरफ जा रही है तो उत्पाद की जो सांद्रता है वो कैसी हो जाएगी? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी कहानी है, कम हो जाएगी। नोट किया जाए। चलो, पक्का? हाँ जी सर। चलो, तो बेटा इस वाले पार्ट को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और हम एक उदाहरण और लेंगे, क्योंकि हमको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर क्या करने, तो भाई सेट करने ही करने। बड़ा हॉट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलो, क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो हमने जो है सांद्रता का प्रभाव, निष्क्रिय या अक्रिय गैस का प्रभाव, और हमने बात की किसके बारे में भाई? तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा किस पर? तो साम्यावस्था पर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो अब ये पहला वाला भी समझ में आ जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने से कैसा होता है भाई? कम होता है। कम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि तापमान यदि बढ़ेगा, तापमान यदि आपका बढ़ेगा, राइट, तो किसकी तरफ चली जाएगी? तो अभिकारक की तरफ। बात समझ में आई? और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने से क्या होगा? तो भाई उत्पाद की तरफ। नोट करेंगे आप सभी। हां, यदि हम कहते हैं कि तापमान कम हो रहा है तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, ये एक एग्जांपल हो गया, चलो खत्म। नोट करो। पक्का? जी सर। चलिए, थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। राइट, तो एक और इसको और अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेते हैं कि कम तापक्रम अमोनिया की उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त है, लेकिन प्रायोगिक रूप से अधिक कम तापमान पर। छोड़ो, इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, नहीं जाना वाले इस वाले पॉइंट पर। एक और तगड़ा वाला हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो एक काम करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक काम करते हैं कि भैया NO2 एक भूरी गैस अपन लेते हैं, और NO2 जो है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है। तो भैया एक तरफ आपके पास भूरी गैस है और वो परिवर्तित होकर रंगहीन गैस बना रही है। यहां पर आपको द्विलकमल मिल रहा है, यानी कि डाइमर मिल रहा है। और अभिक्रिया कैसी है? तो आपने कहा सर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके लिए करने वाले हैं अपन एक एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली इतने पार्ट को, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, और ये यहां तक का अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नोट किया जाए। चलिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि हमने कि यहां पर क्या किया भैया, एक अभिक्रिया जो है ना उसको ही उठा लिया, और हमने कहा कि जो अभिक्रिया यहां पर दी गई है वो कैसी है भाई? ऊष्मा। देखो, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो कैसी होगी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कैसी होगी बच्चों?
तो ये हो जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मतलब अब यदि आप तापमान कम या ज्यादा करते हैं, बात समझ में आ रही है? देखो अभी हम लोगों ने एक बढ़िया वाला इसके लिए क्या देखा था भाई, उदाहरण देखा था। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यदि होती है और तापमान यदि आप बढ़ाते हो तो अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। किस तरफ हो जाएगी? अभिकारक की तरफ। और यदि आप तापमान कम करते हो तो ये उत्पाद की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है और यहां पर हमारे पास NO2 गैस है जो कि भूरे रंग की होती है और N2O4 गैस है जो कि आपकी रंगहीन होती है। मतलब ये कि जितना ज्यादा भूरा रंग आएगा, यदि इस अभिक्रिया में भूरा रंग ज्यादा है तो अभिकारक ज्यादा है, और यदि रंगहीन है मतलब रंग नहीं आ रहा है तो भैया सीधी सी बात है कि उत्पाद ज्यादा है। तो हमने क्या किया? हमने कहा भैया एक काम करते हैं, 2 बीकर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 बीकर लेते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो हमने कहा भैया सुनो, 2 बीकर लेते हैं और दोनों ही बीकर में ये रिएक्शन वाली गैस डाल देते हैं। मतलब दोनों बीकर के अंदर ये वाली रिएक्शन चल रही है और इसको हम कर लेते हैं भाई हमारे रूम के टेम्परेचर पे, यानी कि 298 केल्विन पे। तो 298 केल्विन पर हमने 2 बीकर लिए और दोनों में ये रिएक्शन, ये गैस डाल दी, दोनों गैसें डाल दी। बात समझ में? दोनों में एक समान मात्रा की आपने गैस डाल दी, एक समान आयतन की आपने गैस डाल दी, एक समान तापमान पे आपने 2 बीकर में गैस डाल दी। तो इसको हम देखेंगे तो भाई ये कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो। तो इसमें और इसमें सेम गैस है। अभी बहुत सारे बच्चे जब इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं सर एक में ना NO2 होगी और दूसरे वाले में ना N2O4 होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें और इसमें दोनों में आपकी ये वाली गैस भरी हुई है, ये अभिक्रिया दोनों में चल रही है, दोनों बीकर में। फिर हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, एक पार्ट ऐसा लेते हैं जिसमें तापमान हम कम कर रहे हैं और एक पार्ट ऐसा लेते हैं जिसमें तापमान हम बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा कम तापमान पे डाल दो एक बीकर को, कम ताप पर, और दूसरे वाला जो बीकर है उसको अधिक ताप पर आप डाल दो, राइट? पहले वाले को आप कम ताप पर डालो। अच्छा, अभिक्रिया कैसी है बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है। अभिक्रिया आपकी कैसी है? तो आप बोलेंगे सर ऊष्माक्षेपी, एनर्जी बाहर निकल रही है। बात समझ में? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को यदि कम ताप पर आप लेकर जाओगे, अभिक्रिया कैसी है? आप कह रहे सर ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, और आप तापमान यदि कम करोगे तो ऊष्मा में कमी आएगी ना। ऊष्मा बाहर निकल रही है और आप यदि तापमान में कमी करोगे, तापमान में देखो आप कहां पर लेकर आए इसको, आप इसको लेकर आए 270 केल्विन के आसपास। 273 केल्विन जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप -3 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ गए, आप -3 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ गए। कितने पर भाई? -3 डिग्री सेल्सियस पे। और वहां पर आप कितने पे पहुंच गए? 373 जो होता है वो आपका कितना होता है भाई? 373 आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको 90 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, मतलब ताप ज्यादा है। ताप कैसा है? तो भैया ज्यादा है। और यहां पर ताप कैसा है? तो लिख देते हैं हम ताप कम है। तो आपने कहा एक काम करते हैं, हम वो जो जिस बीकर में ये रिएक्शन चल रही है ना, उस बीकर को एक तरफ हम लेकर आते हैं हिमकारी मिश्रण में। बात समझ में? और ये बीकर कैसा है? तो भैया ठंडा है, मतलब यहां पर तापमान कम है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को यदि आप कम तापमान पर लेकर जाओगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेगी भाई हम ऊष्मा बाहर निकाल के तापमान बढ़ा रहे हैं, अब हमको कम तापमान पे लेकर गए, हम और तापमान बढ़ाएंगे। मतलब हम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, हम जो है उत्पाद की तरफ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा ये, तो उत्पाद की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो किस तरफ हो जाएंगे? कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, उत्पाद की तरफ। और उत्पाद कैसा है आपका? बहुत ध्यान से देखो, तो उत्पाद आपका रंगहीन है, इसलिए देखो आपको यहां पर कम रंग दिख रहा होगा। बात समझ में आई? तो उत्पाद की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यदि आप कम ताप पर लेकर जाओगे तो, है ना? ये देखो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है यहां पर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने पर आप यदि ताप बढ़ाते हो, राइट, ताप बढ़ाते हो तो किस तरफ चली जाएगी? अभिकारक की तरफ चली जाएगी। और ताप कम करते हो तो किस तरफ चली जाएगी? उत्पाद की तरफ चली जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी तो वही हो रहा है कि ताप कम किया तो उत्पाद की तरफ चले गई, और तापमान यदि बढ़ा दिया तो अब ये किस तरफ चली जाएगी भाई? अभिकारक की तरफ चली जाएगी। और अभिकारक कौन है? तो NO2 है, की तरफ हम लिख देते हैं यहां पर। तो अभिकारक की तरफ, तो इसको यहां से मिटा देते हैं, अभिकारक की तरफ। और अभिकारक की तरफ चली जाएगी तो ये कैसे दिखेगी? तो भैया ज्यादा भूरी दिखेगी,
ज्यादा कैसी होगी? तो भाई भूरी दिखेगी। बोलो यस सर। ज्यादा कैसी दिखेगी? तो आपने कहा सर भूरी दिखेगी। और ये कैसे दिखेगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, रंगहीन ज्यादा दिखेगी, क्योंकि उत्पाद ज्यादा बन रहा है। उत्पाद आपका रंगहीन है और NO2 आपका कैसा है? तो भैया वो भूरा है। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, इस वाले डायग्राम को बहुत सारे बच्चे देखकर कई बार कंफ्यूज होते हैं। बेटा दोनों बीकर में सेम मिश्रण भरा हुआ है। एक बीकर को हम ठंडे में लेकर जा रहे हैं, एक को हम गर्म में लेकर जा रहे हैं। अब क्योंकि अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है, बात समझ में आई? अभिक्रिया यदि आपकी ऊष्माक्षेपी है तो उस सिचुएशन में तापमान कम करोगे तो उत्पाद की तरफ, तापमान बढ़ा दोगे तो अभिकारक की तरफ। यही वाली बात थी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। आ जाओ, कंफ्यूजन हमेशा के लिए हम दूर कर देते हैं। बात समझ में? कैसे दूर करेंगे? तो एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, है ना? चलिए चलो, तो मैंने यहां पर लिखा कि ऊष्मा ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, और ये जो हम ताप का प्रभाव देख रहे हैं, रुको ना यार, इसको अपन अपनी वाले स्टाइल में लिखेंगे। रुको 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 रुको, इसको मिटाओ यहां से। ठीक है, कितने केसेस हैं वो भी देख लेते हैं। इसको भी हटा दो यहां से। तो हमने कहा भैया सुनो, कहानी बहुत मजेदार है, कुछ ज्यादा ही मजेदार है। ठीक, चलिए, तो हम कहते हैं भैया ताप के प्रभाव को हम पढ़ने वाले हैं, ताप के प्रभाव को। ठीक है, तो भाई ताप के प्रभाव में तो ऊष्माक्षेपी के लिए दो केस होंगे, बढ़ाना और कम करना। ऊष्मा शोषी के लिए भी दो केस होंगे, बढ़ाना और कम करना। ठीक है जी, तो अब बनाते हैं ये वाली लाइन हम लोग। तो मैंने कहा कि भैया सबसे पहले ऊष्माक्षेपी के लिए, चलो ऊष्माक्षेपी मतलब यहां पर आपका जो डेल एच है वो कैसा होगा? तो भाई नेगेटिव होगा। और फिर हम यहां पर देखेंगे ऊष्मा शोषी के लिए। चलो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ऊष्मा शोषी। और यहां पर आपका जो डेल एच है वो कैसा होगा? तो भाई पॉजिटिव होगा। चलो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया के लिए जब भी आप बात करोगे, ध्यान से देखिएगा, ताप बढ़ाने पर पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन क्या है? ताप कम करने पर। ठीक है, तो जब भी आप ताप बढ़ाओगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ताप बढ़ाओगे तो अभिकारक की तरफ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साम्यावस्था अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ। ठीक, और यदि आपने तापमान कम किया, जैसा कि अभी आप लोगों ने किया था, ध्यान से देखो, तापमान जब कम किया था तो उत्पाद की तरफ चली गई थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्पाद की तरफ। नोट कर लो, बस यही तो चाहिए अपने को। अब ऐसे यदि हम ऊष्मा शोषी की बात करें तो भैया इसमें भी दो सिचुएशन है, ताप बढ़ाना और दूसरा जो है वो है आपका ताप कम करना। तो ताप बढ़ाना और ताप कम करना। अब इसमें जस्ट ऑपोजिट होगा कि यदि आप ताप बढ़ाओगे तो उत्पाद की तरफ, ताप बढ़ाओगे तो उत्पाद की तरफ, दैट्स ऑल, उत्पाद की तरफ। और यदि आप ताप कम करेंगे तो ये हो जाएगी किसकी तरफ? अभिकारक की तरफ। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर, बहुत शानदार वाली बात, नोट किया जा रहा है बाबू। चलो, तो इस तरीके से हमने ताप के प्रभाव को देख लिया, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से हमारा जो प्रेशर है यानी कि दाब है, हम उसके प्रभाव को भी देखेंगे और उसके बाद सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे पक्का? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाई, अब हम दाब के प्रभाव को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें हम दाब के प्रभाव को देखते हैं। दाब का प्रभाव, हम बात करेंगे दाब के प्रभाव की। दाब का प्रभाव, एक एक कॉन्सेप्ट को आप सुनेंगे बढ़िया से, सब एग्जाम में पूछा जाता है, सब मजेदार बात है। ठीक है, चलो अच्छा, तो मैंने कहा दाब का प्रभाव। तो मैंने कहा भैया दाब का प्रभाव,
अब दाब का प्रभाव जो है वो डिपेंड करता है किस पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोलों की संख्या पे, जैसा कि अभी हमने देखा था। क्योंकि दाब को यदि आप बढ़ा दोगे तो उससे होगा क्या, दाब को यदि आप बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दाब बढ़ाने पर, एक इंफॉर्मेशन यहां पर लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, दाब बढ़ाने पर आयतन कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। दाब यदि आप बढ़ाएंगे किसी भी डिब्बे के अंदर, किसी बंद निकाय के अंदर, तो आयतन कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, आयतन जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आयतन यदि कम हो गया तो प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या कम हो जाएगी। तो फिर एक और चीज होगी कि मोलों की संख्या, ठीक है, या इसको अपन पूरा लिखते हैं, प्रति इकाई आयतन में, आपने आयतन कम कर दिया ना, बात समझ में आ रही है? जब आयतन आपने कम कर दिया तो प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, मोलों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। बेटा बहुत ध्यान से देखना, बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर आयतन कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा सर कम हो जाएगा। तो प्रति इकाई आयतन में मोलों की जो संख्या है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। उसको अपने को क्या करना है भाई, कम करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि जो भी चीज हो रही है, यदि कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम करना है, यदि कोई चीज कम हो रही है तो उसको क्या करना है, बढ़ाना है। इसी को कहते हैं बैलेंस करना, और उससे साम्यावस्था आपका बना रहता है। चलो भाई, तो दाब बढ़ाने पर आयतन जो है उसकी प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या कैसी होगी बेटा जी, तो बेटा ये बढ़ जाएगी। चलो ये बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर आयतन कैसा हो जाएगा, तो भाई कम हो जाएगा। आयतन के कम होने से प्रति इकाई आयतन में मोलों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। अतः उसको हमें कम करना पड़ेगा। अतः उसे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। दो उदाहरण लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो दो उदाहरण लेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए आ जाइए। तो ये बीच में से मैंने इसको यहां पर डिवाइड कर दिया, और हमने कहा दो सिचुएशन है, दाब का प्रभाव कब देख रहे हैं, ठीक है, समान नहीं, स्थिर ताप पर। किस पर देख रहे हैं, तो भाई स्थिर ताप पर। ताप को स्थिर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयतन और दाब में हो रहा है परिवर्तन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि n अभिकारक, सुनो ना, इतना क्यों लिखना, ज्यादा है n उत्पाद से, और यहां जो सिचुएशन है उसमें n अभिकारक कम है n उत्पाद से। चलो भैया दोनों ही चीजें यहां पर फिक्स हो गई, दोनों के आसपास अपन बाउंड्री बना देते हैं, हीरो बन जाते हैं, ठीक है। चलो और ये लो, क्या ये कहानी क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, ये कहानी एकदम चकाचक मस्त क्लियर है। चलिए तो उदाहरण लेते हैं भाई, अभिकारक के मोलों की संख्या ज्यादा रखते हैं और उत्पाद के मोलों की संख्या अपन कम रखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, कौन सा उदाहरण लूं? अभिकारक के मोलों की संख्या मुझे ज्यादा रखनी है और उत्पाद के मोलों की संख्या, इसके लिए तो मिल गया मेरे को PCl5 है, दोनों ही गैसीय अवस्था में। याद रहे आपका जो दाब का प्रभाव है वो सिर्फ गैसीय आपके अभिकारक और उत्पाद पर लगेगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड पर तो दाब का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है नहीं। बात समझ में? और ये क्या देगा, तो आपने कहा सर PCl3 प्लस यहां पर Cl2 देगा। बात समझ में? यार एक उदाहरण और लेना है, ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। 2NO2 और ये आपका इक्विलिब्रियम में है N2O4 के साथ में। तो यहां पर अभिकारक जो है उसके मोलों की संख्या ज्यादा है, उत्पाद के मोलों की संख्या भैया कम है। यहां पर अभिकारक के मोलों की संख्या कम है, उत्पाद के मोलों की संख्या ज्यादा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, ये यहां पर लिखा हुआ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि दाब बढ़ाने पर आयतन जो है वो कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। आयतन के कम होने से प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। जब प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ जाएगी तो साम्यावस्था अपने को उस तरफ लेकर जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
कि यदि प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ रही है तो साम्यावस्था अपने आप को उस तरफ लेकर जाएगी जिस तरफ मोलों की संख्या कम है। खत्म बात। तो प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए साम्यावस्था अपने आप को उस तरफ लेकर जाएगी जिस तरफ मोलों की संख्या कैसी है। तो आपने कहा सर कम है। किस तरफ मोलों की संख्या कम है, जल्दी बताओ, इधर है कि इधर है? किस तरफ मोलों की संख्या कम है? मुझे आप लोगों का आंसर कॉपी में चाहिए, उसके बाद मैं लिखूंगा, क्रॉस चेक कर लेना, मजा आएगा। चलो, तो बस एक चीज है जो अपने को दिमाग के अंदर फिट रखनी कि भैया दाब बढ़ाने पर जैसे ही आयतन कम हुआ, प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ गई। तो अब क्या करेगी साम्यावस्था? मोलों की संख्या को कम करने की कोशिश करेगी। तो हम यदि कह रहे हैं कि अभिकारक के मोलों की संख्या ज्यादा है और उत्पाद के मोलों की संख्या कम है, तो कम मोल की तरफ अभिक्रिया जो होगी वो कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब यह किसकी तरफ जाएगी? तो भाई उत्पाद की तरफ। दैट्स ऑल। तो किसकी तरफ जाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, उत्पाद की तरफ। और वहां पर कम मोल किसके पास में? तो भाई अभिकारक के पास में। तो अभिकारक की तरफ। बहुत मस्त वाली बात। तो ये किसकी तरफ? तो बेटा ये अभिकारक की तरफ, राइट। तो एक तरफ उत्पाद की तरफ और ये हो जाएगी आपकी अभिकारक की तरफ। बहुत शानदार वाली कहानी, क्लियर है? यस सर। तो ये चली जाएगी उत्पाद की तरफ, वो वाली रिएक्शन जो है वो चली जाएगी अभिकारक की तरफ, क्योंकि यहां पर प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या बढ़ रही थी। तो हमें उस बीकर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उस निकाय के अंदर मोलों की संख्या जो है वो कम करनी है। तो जिधर पे कम मोल होंगे उस तरफ जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। तो यदि ऊपर वाली इधर वाली आप रिएक्शन देखेंगे तो ये अभिकारक की तरफ चली जाएगी क्योंकि यहां मोल ज्यादा है। और यदि आप पहली वाली रिएक्शन देखेंगे तो भाई ये उत्पाद की तरफ चली जाएगी क्योंकि यहां पर मोल कैसे हैं? भाई कम है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, यहां से हमको बस एक बात पता चल रही है कि यदि हम साम्यावस्था को छेड़खानी करते हैं तो साम्यावस्था उस छेड़खानी का क्या करती है भैया? विरोध करती है और अपने आप को शिफ्ट कर लेती है उस छेड़खानी के विरोध में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और यही कहलाता है आपका ली शातेलिए का नियम। तो यह हमने दाब के लिए देखा, ताप के लिए देखा, आयतन के लिए हमने देखा, हमने जो है अक्रिय गैस के लिए देखा, सांद्रता के लिए देखा। अब हम बात करेंगे कि भाई जो उत्प्रेरक होते हैं हमारे, बात समझ में आ रही है? जो भी हमारे उत्प्रेरक होते हैं भैया उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्योंकि उत्प्रेरक आप स्टार्टिंग से जानते हो कि सर उत्प्रेरक से अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। सर जो उत्प्रेरक होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उस पर असर डालता है। बहुत सही है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि भाई उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, जो उत्प्रेरक होता है आपका वो अग्र अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया पे एक समान प्रभाव डालता है, या फिर आप ये कहें कि उत्प्रेरक का साम्यावस्था पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक का साम्यावस्था पे असर नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया पे असर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बट साम्यावस्था पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा उत्प्रेरक का। अच्छा, बेसिकली काम क्या होता है? पहली वाली लाइन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये कम ऊर्जा में किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने का एक मार्ग उत्पन्न जो है करवाता है। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह साम्यावस्था को, क्योंकि ध्यान से देखो ना, यह अग्र और प्रतीय या फिर पश्च अभिक्रिया के वेग को समान रूप से बढ़ाता है, ठीक है, पर साम्यावस्था में यह किसी भी प्रकार की परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बात समझ में आई? तो उत्प्रेरक का किसी भी प्रकार की साम्यावस्था जो होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने पांचों चीजें देख ली हैं, राइट। पहले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट को यदि हम मिलाकर देखें तो भैया हमने पांचों चीजें देख ली हैं। सांद्रता, दाब, ताप, आयतन, अक्रिय गैस और उत्प्रेरक का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि संतुलित समीकरण में साम्यावस्था में उत्प्रेरक जो है वो कोई भी असर नहीं डालता है। और इस तरीके से हमने ली शातेलियस या फिर ला शातेलिए का जो नियम है, सिद्धांत है, वो पूरा देख लिया। सारे के सारे इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में भी हमने दिमाग के अंदर एकदम फिट कर लिया। और इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? तो जो भी हमारे आयनिक विलयन होते हैं, राइट, जिसमें अम्ल आ गया आपका, जिसमें क्षार आ गया, जिसमें जल आ गया, किस प्रकार से इनमें आयनीकरण होता है और पीएच स्केल क्या होता है, जो कि बड़ा ही हॉट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से आपको वो देखना है। आज की क्लास में यदि कोई भी आपको डाउट है तो भैया आपको जो है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। साथ में हम पूरी कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस लेने की, जिसमें आप लाइव हमसे डाउट्स को पूछ सकें। स्टूडेंट्स बने रहिए इस तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, और मैं बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को दे रहा हूं। देखो यूट्यूब पे तो अपन देख ही रहे,
पर यदि आप चाहते हो कि सर ऐड ना आए, बिल्कुल भी ऐड ना आए सर, हम एकदम वेबसाइट से कैसे पढ़ सकते हैं, तो एक छोटा सा क्लिक आपको करना है और आपके सामने अथाह ज्ञान का भंडार होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आपने सर्च किया, आपके सामने किस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद वहां पर आप देखेंगे कि यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम यदि है तो 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन द सेम वे एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में बुक्स और ई बुक्स जो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहां से आप बुक्स और ई बुक्स जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया तरीके से आपको ये टॉपिक पढ़ना है बेटा, यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा और धमाल मचाएंगे, दो तीन और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और इस चैप्टर में इतनी तैयारी कर लेंगे, कहीं पर भी कोई भी कैसा भी सवाल यदि हमसे पूछ लिया जाए तो वो हमसे कैसा होना चाहिए, बनना चाहिए। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।